अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? एक्साइटमेंट तो होगी ऑब्वियसली भाई, एक दिन रह गया है टू PSLX। The 10th edition of PSL starts tomorrow और हमने देखा है पॉकेट्स ऑफ एक्साइटमेंट जो है हम देख रहे हैं। अच्छा, अब लोग कह रहे थे कि भाई उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं है। मैंने पहले भी उन्हें याद कराया कि वंस द टूर्नामेंट किक्स इन, वंस द टूर्नामेंट स्टार्ट्स, तो उसकी एक्साइटमेंट फिर बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। अभी आप लोग बहुत सारे आई एम श्योर अपने और मसलों और उलझनों में फंसे हुए हैं। यू नो, मुल्क में भी बहुत कुछ चल रहा है, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई खबर आती है। कराची में ही कितने रात में वाकयात हो गए, फिर इस्लामाबाद में अलग है, गडियाला के बाहर सीन लग जाता है। मतलब there are many things जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है। ले लेती हैं। फिर ट्रंप ने अलग मामला शुरू किया है, जिसको कहते हैं मामला शुरू किया है दुनिया में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट हमारी आपको पता ही है क्या सूरत हाल है उसकी। इस सारे में हमारी एक ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्शन, जिसे हमें प्यार है, जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे हम बढ़ता पलता फूलता तरक्की करता देखना चाहते हैं, PSL कल से शुरू होने वाला है। एंड यू नो, डिस्ट्रैक्शन आपने टर्म यूज़ किया है, शायद लोगों को अच्छा ना लगे क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, बट इट इज़ अ बिट ऑफ ए डिस्ट्रैक्शन बिकॉज एक तो आपस में ही सारी टीमें खेल रही हैं। ट्रॉफी विल ऑब्वियसली स्टे इन पाकिस्तान। वो वाली टेंशन भी नहीं होगी जब पाकिस्तान जाके किसी और मुल्क के साथ खेलता है, उसमें कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। यहाँ तो सारी टीमें ही अपनी है, कोई भी जीते हमारी लड़कियों ने कल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड को हरा दिया। जी यस, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। कल हमने बताया था आपको, क्वालिफायर्स जो हैं वो उनके मैचेस पाकिस्तान में ही हो रहे हैं और पाकिस्तान बीट आयरलैंड। Pakistan women basically beat Ireland and that is an amazing start. टॉप 2 टीमें जो है वो आगे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। सो हम जबरदस्त, गुड लक गर्ल्स और कंग्रेचुलेशंस टू यू। जियो तो ऐसे सर्टेनली एब्सोल्युटली। अच्छा, कल बड़ा जिक्र भी हो रहा था, रिमेंबर हम बात भी कर रहे थे कि विच आर द यू नो बेटर प्लेयर्स हमारी जो हैं, जो कंपेटिटिव प्लेयर्स आप कह सकते हैं, टू लुक आउट फॉर। और कल जिक्र ही हो रहा था और फिर उन्होंने कमाल दिखा भी दिया। इंडीड, उन्होंने दिखाया कमाल और एक शानदार परफॉर्मेंस के बाद 38 रन से हमने आयरलैंड को शिकस्त दी है, आयरिश विमेन टीम को, पाकिस्तान विमेन ने। अच्छा जी, अब इसलिए वापस आ जाएं क्योंकि हम उन टेंशनों की बात कर लें जो हमने डिस्ट्रैक्शन चाहिए। यस, जो हमने पहले जिक्र किया था, क्योंकि कराची में तो एक और ही सीन चल रहा होता है ना। कराची की पावर हाउस चौरंगी के बल्कि पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से डंपर्स की और मोटरसाइकिल्स की आपको पता है आजकल बहुत ही ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें खबरें आ रही होती हैं कि कोई टक्कर हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रही है, हलाकतें हो रही हैं। दर्जनों शहरी जहां बहक हो चुके हैं जब से साल शुरू हुआ है, तब से ही दर्जनों की हम बात कर रहे हैं। तो इधर जख्मी हुए, इधर जख्मी हुआ। हुआ क्या? बेसिकली 2 डंपर्स जो हैं वो आपस में रेस लगा रहे थे, जिसमें से एक बहुत ही कम उम्र ड्राइवर, शक्ल से नज़र आ रहा था 17-18 साल का, बमुश्किल होगा। शहरियों ने उसे रोक लिया, उसे रोककर कानून हाथ में लिया, उसे मारने की कोशिश किया, मारते रहे। वो भागा और इस भागने के चक्कर में उसने जो सामने मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी उन पे अपना डंपर चढ़ा दिया। Can you imagine? ठीक, और उस पे कोई बैठा होता या साइड में कोई खड़ा होता। शुक्र है कि उस पे कोई बैठा नहीं हुआ था, लेकिन या फिर जिस जल्दबाजी में वो कर रहा था वो तो आओ देख रहा था ना ताओ देख रहा था, उसे कुछ सूझ नहीं रही थी। ये देखें ना विजुअल्स से, आपको वो स्पीड आप चेक करें, ये विजुअल्स में आपको नजर आ जाएगा कि ये क्राउडेड स्पेसेस हैं और इसमें रेसें लग रही हैं पहले तौर पे। जब भागने की कोशिश हो रही है तो वो भी फुल स्पीड भाग रहे हैं, लेकिन लोग तो छोड़ते नहीं ना। कम उम्र ड्राइवर था, फिर लोगों ने 9 ट्रक चला दी है, जिसमें 5 डंपर, 4 वाटर टैंकर शामिल हैं। जाहिर है ये जिसकी भी गाड़ियां हैं उसका नुकसान तो हो रहा है, लेकिन साथ ही जानी नुकसान जो इतना भारी भरकम हुए चला जा रहा है, हुए चला जा रहा है, हुए चला जा रहा है, अमल देखें जरा आवाम हुए का। चला जा रहा है। आवाम, बिल्कुल ऐसा लग रहा था आवाम भी गमो गुस्सा जायज़ है, लेकिन कानून हाथ में लेने को हम नहीं इनकरेज कर सकते। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी हादसे के एक एनी शाहिद ने बताया कि डंपर ड्राइवर की उम्र 17 से 18 साल थी, रेस लगाता हुआ आ रहा था, लोगों ने उसे रोका, मारा, फरार होने की कोशिश में उसने सारा कुछ कर दिया। फिर गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी शहर में निकले, उन्होंने ज़ाहिर शहर में खौफ व हिरास की फ़ज़ा भी थी कि 9 अगर हैवी व्हीकल्स जल जाएं, जिसमें से डंपर भी हों, टैंकर भी हों। उन्होंने सर्विलेंस ली की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उनका यही कहना था कि लोगों में खौफ व हिरास है, मैं इसलिए ख़ुद निकला हूँ सड़कों पर और ये सारा कुछ हुआ। फिर इस टैंकर के जलाने या डंपर के जलाने के नतीजे में
एहतजाज हुआ, सुपर हाईवे को जी ब्लॉक कर दिया गया, मतलब कूड़े के एहतजाज भी ढेर लगा के। जी पूरा कोई छोटा मोटा एहतजाज तो ऑब्वियसली होता नहीं है, यानी 9 ट्रक जलाए गए, मतलब फिर एहतजाज भी हुआ सुपर हाईवे पे, सड़कें जो हैं वो बंद कर दी, ट्रैफिक जैम रही, मतलब ये सिलसिला भी चलता रहा। फिर सुबह सवेरे सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने डंपर जो वाले हैं उनसे मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के नतीजे में मतलब उनकी टीम ने और उसके बाद ये भी कहा कि हम ना कानून को किसी को हाथ में लेने की इजाज़त दे सकते हैं और साथ ही जो डंपर के ड्राइवर्स हैं उनको भी हिरासत में लेने के अहकाम जारी हुए और जो जलाने वाले हैं उनको भी उन्होंने कहा जी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। गवर्नर सिंध भी निकले हुए थे, रात गए, उन्होंने मुख्तलिफ शहर के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बरहक है मगर कानून शिकनी नहीं होनी चाहिए। देखिए जब मगर कानून शिकनी नहीं होनी चाहिए तो तब होगी जब पहले वो डंपर वाला सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। हम फिटनेस सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, हम अंडर एज ड्राइविंग की बात करते हैं, ये सब तो हमने बात की है, पूरा फार्मूला, पूरा वो प्लान, मरबूत प्लान मतलब सामने आया, प्लानिंग वगैरह भी हुई है, बट देयर इज सम लैग इन इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि अगर रेसें लगा रहे हैं डंपर, 17-18 साल की उम्र के ड्राइवर बैठे हुए हैं, तो हम क्या बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो वो बेहतरी वहाँ आएगी तो लोगों का भी गम और गुस्सा जो है थोड़ा सा कम होगा और ये जलाना गिराना जो है ये भी ख़त्म होगा। सो इट्स हैंड इन हैंड, इट गोज़ हैंड इन हैंड। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मंगल का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा था। कारकुनों और पुलिस के दरमियान अडियाला के बाहर छोटी मोटी झड़पें भी हुई थीं। इमरान खान की हमशीराओं समेत बाज़ लोगों को कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया गया था। आज फिर खान साहब से मुलाकात का दिन है मगर इस मामले में एक अनार 100 बीमार वाली सूरत हाल है। अब हालत ये है कि जिसे पार्टी खुद चाहती है वो मिल नहीं पाता, जिसे पार्टी नहीं चाहती है वो मिल लेता है और जो पार्टी अपने ही साथियों पर बरस पड़ती है जो मिल लेते हैं। जो नहीं मिल पाते ना उनको फिर ऑब्वियस गुस्सा चढ़ जाता है उन पे जो मिल पाते हैं। तो ये आपस में भी बड़ी इनकी टेंशन पड़ रही है। और तो और पीटीआई चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर या फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र जैसे धीमे मिजाज के लोग भी जो सुलह किस्म के रहनुमा हैं, अपनी ही जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के तानों से बच नहीं सक रहे हैं। तो बहुत सी बातें हो रही हैं इसमें। अच्छा मेरा ये अच्छा उन्हें किसी के मंजूर नज़र और इताअत गुजार के खिताबात से भी नवाजा जा रहा है। क्या मतलब इताअत? मतलब ओबीडिएंट। अच्छा ताबेदार। अच्छा जी यस सर, जी यस सर, यस सर। अच्छा फिर अब देख लेते हैं कि सलमान अकरम राजा ने क्या कहना था। बिल्कुल ये देखते हैं। जो 4 नाम दिए गए कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं इस बात की। ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। मैं खान साहब को वो बात बताना चाहता हूं जो हकीकत पर मबनी है। मुझे हॉक कहा जाता है और कुछ और लोगों को मंजूर नजर करार दिया जाता है जिनको मिलवाया जाता है और मुझे नहीं मिलने दिया जाता। सो इन नटशेल तहरीक इंसाफ के जो अहदेदार हैं वो एक दूसरे पे बरस उठे हैं और फिर कभी कभार तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं तो उसमें भी वो मतलब मौका हाथ से जाने नहीं देते और फिर इसी तरह की खबरें बनती हैं और फिर खबरें यही बनती हैं कि इनके अंदर बड़े इख्तलाफात हैं। लेकिन सिरा उनका यही है कि मुलाकात बानी पीटीआई से किसकी हो रही है और किसकी नहीं हो रही। प्रिविलेज तो वही फील करेंगे ना जिनकी हो रही है और डिप्राइव्ड वो फील करेंगे कि जिनकी नहीं हो रही वो यही समझेंगे कि वी आर लेस इम्पोर्टेंट। तो दिस इज़ द सिचुएशन। तहरीक इंसाफ के अहदेदार एक दूसरे पर बरस रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने, जल्द तहरीक चलाने के दावेदार भी हैं। अपनी जमात का जो हाल है वो तो आपके सामने ही है। सो ये है सूरत हाल। इसी पे हम बात करते हैं। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पीटीआई के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। मंगल को जो कुछ अडियाला पर हुआ हंगामा सा ही था, थोड़ा सा सबकी अटेंशन उसी तरफ चली गई। कल बैरिस्टर अली ज़फ़र और गौहर खान ने तो एक तरह से सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ को रद्दी कर दिया है। सो हमें बता सकते हैं मुख्तसरन कि सलमान अकरम राजा को इतना गुस्सा क्यों था और किस पर था? अच्छा बेसिकली जो मंगल का दिन था ना वो तो ये कहानी तो एक तरफ, जो असल कहानी है बुनियादी तौर पे देखें, मुलाकात फैमिली की मुलाकात का दिन था और वकला की मुलाकात का दिन था। आपको ख़ुद पता है कि खान साहब के 200 से ज़ायद मुकदमात हैं और उसमें मुख्तलिफ वकला उनके केसेस को देख रहे हैं। वकला की लिस्ट पार्टी लेवल पे बनाई जाती है और जो हमारे चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, वो वकील ज़रूर है मगर पार्टी के चेयरमैन भी हैं। तो वो अगर किसी मुलाकात के लिए जाते हैं तो कभी भी उनका नाम किसी लिस्ट के ज़रिए नहीं गया
अपने चेयरमैन के इस्तेकाक के तौर पे जाते हैं और मिलते हैं। इसी तरह अगर बैरिस्टर अली ज़फ़र को देख लें, बेशक वकील हैं मगर साथ ही साथ वो आप सेनेट में देख लें, आपकी पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं, तो उनकी अपनी एक सीनियर पोजीशन है। तो और वो भी इसी तरह अगर जाते हैं अडयाला में अपना नाम लिखाते हैं तो और जनरली अडयाला वाले उन्हें एंटरटेन करते हैं और ये सिलसिला आज से नहीं पहले से चलता आ रहा है। जहाँ तक देखें हुकूमत की तरफ आपको कल तंग नज़री बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आई कि मुलाकात बहनों की होनी थी। पिन पॉइंट करके कहा गया कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं होएगी, जिस पे आपने देखा बाकी दो बहनों ने स्टैंड लिया कि उनकी क्यों नहीं होगी और अल्टीमेटली आपने देखा कि फैमिली की भी मुलाकात नहीं हुई। सलमान राजा साहब की बात ज़ाहिरी बात है पब्लिक डोमेन में आई। देखें ये इंटरनल इशू है पार्टी का, इंटरनली इस पर डिस्कस करना चाहिए। पार्टी ने अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि जी अगर एक नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा। अगर आगे कोई ऐसी पॉलिसी बन जाती है, बैरिस्टर गौर ने भी आज इस चीज़ पे काफ़ी क्लैरिफाई किया, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुलाकातों का तरीका स्ट्रीमलाइन होगा। मगर हमें एक चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि खान साहब एक मकबूल तरीन लीडर हैं। हर वर्कर, हर लीडर की ख्वाहिश होती है कि खान साहब से मिले और एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा मिले, तो उस एक्साइटमेंट में ज़ाहिरी बात है लोग जाते हैं। अब वो जाने को हम मंसूब कर दें उन्हें, बल्कि मंसूब क्या उन्हें मशकूक कर दें, तो वो भी मुनासिब नहीं है। वैसे साहब लेकिन एक्साइटमेंट एक चीज़ होती है और उसके बाद जो इल्ज़ामात आते हैं दैट्स अनदर थिंग। और जब ये कहा जाता है कि हुकूमत साजिश करती है, अपनी मर्ज़ी के लोगों की मुलाकात कराती है, तो इसका मतलब यही है कि इल्ज़ाम लगाने वाले तहरीके इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को हुकूमत का दोस्त या चले आलाकार जो हैं वो होने का ताना दे रहे हैं। तो बात अगर यहाँ तक आई चुकी है तो वो नाम भी बता दें जो आपकी नज़र में हुकाम के आलाकार हैं। अदालत जो जेल का माहौल है वो किसी तरह से भी नहीं लगता कि हुकूमत के कंट्रोल में है। हुकूमत के कंट्रोल में होता तो शायद जो है ना उस निज़ाम में कुछ बेहतरी होती। ये हुकूमत तो इन मामलात में बेबस है। ये तो एक और ही कोई कुव्वत है जो जेल का निज़ाम चला रही है, जिसका खान साहब मुतअद्दिद दफ़ा इजहार करते रहे और उस वजह से ये प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। देखें मेन मसला क्या है कि 26 नवंबर ऑनवर्ड आपने देखा कि मुलाकातों का सिलसिला रुका हुआ है। इन 5 माह में आप दिखा दें कि पॉलिटिकल लोगों की कितनी दफ़ा मुलाकातें हों और ख़ास तौर पे कोशिश की जा रही है कि तहरीके इंसाफ का उल्टा एक बयानिया बनाया जाए कि ये आपस में लड़े हुए हैं। और इसी तरह होता है कि आप लेबल लगा दें कि किसी को कि हुकूमत का आलाकार है। भाई कौन हुकूमत का आलाकार है जिसके खिलाफ 50-50 लोगों के पर्चे हो गए जिन्होंने अपने घर तोड़वाए हैं? क्या वो असर के वक्त आके अपना रोज़ा तोड़ेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। इमरान खान की क़यादत के नीचे ये लोग मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो छोटी सी प्रॉब्लम नज़र आई है उसको किसी तरह से भी ये एक्सप्लोर नहीं करने देंगे। ठीक है, ये छोटी सी वैसे प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी सी हो गई है। सब अब आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, तो क्या आज भी ये तवक्को रखें कि मुलाकात के ख्वाहिशमंदों की एक से ज़्यादा लिस्टें आएंगी और फिर लिस्टों पर अमल ना हुआ तो हंगामा होगा, जो मिल लेगा वो गद्दार करार पाएगा, जो नहीं मिल पाएगा वो रिएक्शन देगा? नहीं, लिस्ट एक ही है जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने जारी की है, उसी पे लोग जाएंगे। ये पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात का दिन है और पॉलिटिकल लोग इकट्ठे ही जाएंगे। अब हाँ, ये पार्टी ने क्या फ़ैसला करना है कि देखें समझे जिस तरह से है, किसी एक को वो वहाँ रोक लेते हैं, उसको इजाज़त नहीं देते, उस पर क्या लाए अमल होगा, तो इस पर अभी साइड नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि खान साहब के वकीलों की एक बहुत बड़ी टीम है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली इतने केसेस होंगे तो वकील भी बहुत सारे होंगे और आपने मेंशन भी कर दिया कोई 200 से ज़्यादा तो केसेस हैं। फिर एक बड़ी पार्टी भी है जो चल रही है, उसके अपने केसेस हैं। तो क्या ये सब लोग बैठ कर इन मसाइल का हल नहीं निकाल सकते, या फिर अब आपको लगता है कि ये मुमकिन नहीं रहा? देखिए खान साहब के केसेस जितने हैं हिस्टोरिकली किसी पॉलिटिकल लीडर को इतना विक्टिमाइज़ नहीं किया गया। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 200 प्लस तो खाली FIRs हैं, उसके अलावा इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिका केसेस, सेनेट के इलेक्शन से मुतल्लिक खान साहब ने और सुप्रीम कोर्ट पटिशन्स किए, तो मुख्तलिफ लॉयर्स हैं। उन सब लॉयर्स की मुलाकात कराना एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसीलिए एक लीगल कमेटी बनी हुई है, वो इन सारी चीज़ों को देखती है और पीस मील बेसिस पे कोशिश की जाती है हर किसी की मुलाकात कराई जाए। मगर ज़ाहिरी बात है, आपको पता है जिस तरह की हुकूमत से जो हमारा वास्ता पड़ा है, उनके दिल बहुत छोटे हैं। वो मतलब औरतों की, घरेलू औरतों की मुलाकातों से घबराते हैं, तो वकला की मुलाकातें तो उनके लिए और परेशानी का बायस। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमैर न्याजी हमारे साथ थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। अच्छा, आज किस किस की मुलाकात होनी है, कौन कौन उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में इंक्लूडेड है? फहरिस्त में
होगा लेकिन अंदर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। लकी इनफ टू रीच इनसाइड, ये भी इट्स ऑल एक शबीर आ रहे हैं हमारे साथ। एक्साइटिंग सी गेम सी ही है। शबीर बताइएगा कि क्या माहौल है, क्योंकि कुछ दिनों से टेंशन है, बड़ी कंप्लेंट्स हैं कि जी मुलाकात होने नहीं दी जाती। लिस्ट जो जाती है उसमें क्या पिक एंड चूज होते हैं नाम के, कौन मिल सकेगा कौन नहीं मिल सकेगा, और ये डिसीजन किसकी होती है? देखें, मुलाकातों में मसाइल तो पैदा हो रहे हैं, वो जेल इंतजामिया की जानिब से हों या दीगर पुलिस की जानिब से हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है मुलाकातें नहीं हो रही हैं, मुलाकातें मुसलसल हो रही हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर मुलाकात पे जो है हर कोई नया तनाज़ा खड़ा होता है लिस्टों को लेकर, फहरिस्तों को लेकर, और ये जो डिवीजन नजर आ रही है या जो तकसीम नजर आ रही है, ये अब पीटीआई की निचली सतह पे नहीं है, बल्कि हाई रैंक पोजीशंस जो हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, यहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये लोग जो हैं एक दूसरे पर एतराजात करते हैं। आज भी जिस तरह मंगल को जो है हंगामा खेजी रही है अडियाला जेल के बाहर, आज भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जो फहरिस्तें दी गई हैं आज, चूंकि आज पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें हैं, उसमें उमर अयूब साहब हैं, साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, इसी तरह अहमद खान बच्चर है, पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं, इसी तरह अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, इन लोगों की फहरिस्त दी गई है आज। लेकिन साथ आज पीटीआई के जो तर्जुमान हैं नियाजुल्लाह नियाजी, जो बानी पीटीआई के असल में तर्जुमान है, उन्होंने आज फैमिली की भी फहरिस्त अडियाला जेल को भिजवाई है, और आज उन्होंने हमें बताया कि आज फैमिली की भी मुलाकात की हमने दरखास्त किया, और अलीमा खान उनकी जो 2 बहनें आज शायद दोबारा आए, उनकी भी जो है लिस्ट दी गई है। लेकिन जो आज का दिन मखसूस है वो सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के लिए है। लेकिन अब लगता है कि अलीमा खान अगर आज भी मुलाकात के लिए आई हैं तो ये मामला आज फिर शायद अडियाला जेल के बाहर जो परसों पूरा नहीं, लेकिन यही तो सारी बात है शबीर, ये भी हमें समझा दें कि अगर आप कह रहे हैं कि आज सिर्फ उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स जो पार्टी लीडर्स हैं, तो फिर आज उनकी बहनें क्यों आएंगी? अगर उनको मना कर देंगे तो फिर एक हंगामा होगा, फिर एक एहतजाज होगा, फिर एक खबर बनेगी। देखिए, मुलाकातों का तो प्रोसीजर पहले से तय है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए हैं, पीटीआई और जेल इंतजामिया के माबैन एक एग्रीमेंट भी है। अभी हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी डायरेक्शंस दिए हैं। लेकिन आज चूंकि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात है, लेकिन पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जी परसों मंगल को इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं दी गई, लिहाजा उस मुलाकात की रिक्वेस्ट आज हमने भेजी है और उसकी फहरिस्त भी भेजी गई है। लिहाजा परसों जो मुलाकात नहीं करवाएगी वो आज हमें करवा दें जेल इंतजामिया। लेकिन जाहिर है जो एक प्रोसीजर, जो एक रूटीन है, उसको जेल इंतजामिया वायलेट तो नहीं करेगी। लिहाजा आज पॉलिटिकल लोगों को ही अगर मुलाकात दी गई तो इन्हीं लोगों को दी जाएगी, इसके अलावा तो किसी को मुलाकात नहीं दी जाएगी। लेकिन ये बात भी सच है कि जो आज की जो पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात है, ये काफी दिनों से, काफी महीनों से पेंडिंग है, इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो आज क्या इम्कानात हैं, आज हो पाएगी ये मुलाकात या ये भी नहीं हो पाएगी, जो बड़े दिनों से पेंडिंग है ये मुलाकात इतने शोर शराबे में? जी, अगर आज परसों की सूरत आ रही है तो मुझे नहीं लगता आज की मुलाकात हो पाएगी। लेकिन अगर जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो कंटेम्प्ट दरखास्तें गई हैं जेल इंतजामिया के सामने वो भी हैं, हो सकता है आज ये मुलाकात हो। लेकिन अलीमा खान अगर उनकी बहनें आज दोबारा आई तो मुझे लगता है कि आज भी जो परसों की सूरत आ रही, कशीदा सूरत आ रही, आज भी यही होगा। तो आज इत्तलात हैं आपके पास कि अलीमा खान और उनकी बहनों के आने का इरादा है बाकी पॉलिटिकल रहनुमाओं के साथ? नहीं, चूंकि अलीमा खान और उनकी बहनें लाहौर से आती हैं तो जो लोग, जो पॉलिटिकल लोगों ने मिलना है वो तो इस्लामाबाद में ही है। लेकिन अगर अलीमा खान आई तो जाहिर है अगर और फिर किसी को मुलाकात दी गई, अलीमा खान फिर उस पर भी एतराज करेगी, क्योंकि गुज़िश्ता जितनी भी मुलाकातें हुई हैं अलीमा खान ने खुद उस पर एतराज उठाए कि अलीमीन गंडापुर को किस तरह मुलाकात दी जा रही है, आजम सवाती को किस तरह मुलाकात दी जा रही है, इसी तरह बैरिस्टर साहब को किसने मुलाकात दी। ये चूंकि बानी पीटीआई की बहन ने ये सवाल उठा ही दिया, तो आप हमें बता दें कि डिसीजन किसकी होती है? अगर ये सवाल उठ रहा है फॉर इंस्टेंस कि अली अमीन किस तरह मिल रहे हैं, तो बानी पीटीआई ने भी तो रिक्वेस्ट की होगी ना कि मैंने मिलना है,
उनसे, तो बोथ वेज ही जाता होगा या फिर कोई भी उस लिस्ट में अपना नाम लिखवाने की कोशिश कर सकता है? जैसे तलाल चौधरी उस दिन कह रहे थे कि जी जो जेल में होते हैं कैदी, उनकी अपनी भी एक डिमांड या एक रिक्वेस्ट होती है या फिर उनकी भी आमादगी होती है कि हाँ जी मुझे मिलना है या नहीं मिलना। यस, वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं मिलने से। देखिए जी, एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैरिस्टर सलमान अकम राजा को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है, वो एक फहरिस्त देते हैं जेल इंतजामिया को जो जाती है रूटीन में। अच्छा, इसके अलावा भी लोग आते हैं मिलने अडियाला जेल, जो जेल के दाखिली दरवाजे पर जेल अमले के पास अपना नाम लिखवाते हैं। अच्छा, जब सारे लोग आते हैं जिनकी लिस्ट भी हो, जो लिस्ट में ना भी हो, जो नाम लिखवाते हैं, अब जेल इंतजामिया के लिए मसला होता है कि किसको भेजें किसको ना भेजें, लिहाजा वो सारे लोगों का नाम अंदर भेज देती है। जिस तरह आपने हालिया देखा है कि जो डॉक्टर बाबर आवान आए थे उनको भेजा गया क्योंकि वो पहले आए थे, सलमान अकम राजा से पहले आए थे, उस पर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। तो जेल इंतजामिया जो नाम लिखवाते हैं लोग, वो सबके जो फहरिस्त आती है उनके भी नाम भेज देती है और जो वहां पे नाम लिखवाते हैं उनके नाम भी भेज देती है। अच्छा, जेल इंतजामिया का कहना है कि ये दोनों जो लिस्टें हैं बानी पीटीआई के पास चली जाती हैं और बानी पीटीआई भी उसमें भी जो है पिक एंड चूज करते हैं, क्योंकि उनका ये मौका रहा है कि जिन लोगों से मैं मिलना चाह रहा हूं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता उनको अंदर भेजा जाता है। लिहाजा ये लिस्टें इमरान खान साहब के पास भी जाती हैं, वो भी इसमें से सिलेक्ट करते हैं। ये उनका मौक़िफ़ रहा है क्योंकि आपकी उनसे मुलाकातें भी होती रही हैं अंदर जेल के। शबीर डार, आपको तो एक्सेस है, आप तो अंदर भी जाते रहे हैं। ये बानी पीटीआई का भी मौक़िफ़ रहा है कि ये मैं जिनसे मिलना चाहता हूं उन्हें आने नहीं देते और जिनसे नहीं मिलना चाहता हूं उन्हें भेज देते हैं? नहीं, हमारे सामने तो उन्होंने ऐसी कभी कोई बात नहीं की है, लेकिन ये जो मौक़िफ़ है, ये जो अब लोग मिल रहे हैं इमरान खान से अंदर जाके, उनका ये मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ये कहते हैं कि जिनसे मैं मिलना चाहता हूं उनको नहीं भेजते हैं, जिनसे नहीं मिलना चाहता हूं उनको भेज देते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्सी पीटीआई खुद भी क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा हालिया दिनों में जितनी भी मुलाकातें हुई है, मुलाकातें कम और जो इनके आपसी झगड़े हैं वो ज्यादा यहाँ पे ज्यादा यही डिस्कस हो रहा है। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें ड्यूरेशन क्या होती है मुलाकात की, और दिन में अगर इतनी लिस्ट लंबी है और कुछ लोग ही मिल रहे हैं तो पूरे दिन में क्या 2-3 घंटे उनके पास होते हैं टू मीट ये सारे जो मिलने आए होते हैं? दिन के 2 बजे मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और मैक्सिमम टाइम जो है 1 घंटे का मुलाकात का, क्योंकि जब अंदर जाते हैं लोग, एक तो 2-3 चेक पोस्ट वहां पे स्क्रीनिंग होती है, तलाशी होती है, तो उसमें भी 15-20 मिनट गुजर जाते हैं। हार्डली मुलाकात होती है 40 से 45 मिनट की मुलाकात हो जाती है जो भी अंदर जाता है। लेकिन अली मीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी मुलाकातें आपको पता है तवील हो जाती हैं, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे भी ये मुलाकातें होती रही है। मुलाकातों का शेड्यूल तो मैक्सिमम 1 घंटे का है, लेकिन हमने देखा है कि 3-3 2.5 घंटे भी मुलाकात होती है। लेकिन जो आम जो उनके लीडर्स या फैमिली के लोग जो जाते हैं उनकी मुलाकात हार्डली आधे घंटे से 45 मिनट तक होती है। शुक्रिया आपका शबीर। लेट्स सी आज क्या होता है। थैंक यू फॉर us and giving us these updates. अच्छा, जल्दी से बता दें और फिर हमने ब्रेक भी लेनी है कि पाकिस्तान के नूर जमान जो हैं वो वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जो कि कराची में हो रहे हैं। हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। तो सेमीफाइनल में मलेशिया के चंद्रान को उन्होंने शिकस्त दी है और 3 गेम में चंद्रान इंजरी की वजह से दस्तबरदार हो गए और जिससे सेमीफाइनल में टॉप सीडेड मिस्र के इब्राहिम अलबानी को सेमीफाइनल में हमवतन करीम उल तौर की हाथों शिकस्त हुई है। फाइनल में नूर जमान और करीम उल तौर की आज जो है वो गेम होगी, मद्दे मुकाबिल होंगे एक दूसरे के। विमेन इवेंट का फाइनल मिस्र की फिरोजा अबुल खैर और हांगकांग की चन सिंग योक के दरमियान खेला जाएगा। जियो सुपर पर बराह रास्त ये सारे मुकाबले नशर किए जा रहे हैं। वॉच बाय द वे, क्योंकि उस तरह तो टेनिस भी देख लेते हैं, बहुत से और स्पोर्ट देख लेते हैं, लेकिन ये चैंपियनशिप जो है स्क्वॉश की, ये पाकिस्तान हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अरेंजमेंट है इफ यू वॉच इट एट अ वेरी प्रोफेशनल लेवल। अच्छा जी, और कितने मेहमान आए हुए हैं इस सिलसिले में, और कितने मुल्कों से प्लेयर्स आए हुए हैं स्क्वॉश प्लेयर्स टू कम्पीट इन दिस। इट्स क्वाइट सीरियस। इतने ही मुल्कों में ये दिखाया भी जा रहा है, सो जाहिर है ये चीज़ें हमारे लिए, हमारी इमेज बिल्डिंग के लिए कितनी ज़रूरी है। क्या हाल है?
और हम कुछ केसेस की बात करेंगे जो पेंडिंग होते हैं। सारिम को अगवा और कत्ल हुए चौथा महीना या अगवा हुए चौथा महीना कत्ल हुए चल रहा है। आज तक पुलिस उसके कातिलों का सुराग नहीं लगा सकी। आपको याद है ना वालिदैन परेशान है, मतलब के टैंकर से। ये केसेस हैं जिसका रेजोल्यूशन अवाम भी चाहते हैं। जनवरी ही के महीने में गार्डन के इलाके से 5 साला इलियान और 6 साला अली रजा घर के बाहर खेलते हुए गायब हुए थे। वो आज तक मिले ही नहीं। वहाँ भी अभी तक नहीं पता लग सका कि क्या हुआ है। वालिदैन अब तक अपने बच्चों की राह तक रहे हैं। बड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी होता है, मतलब सोचिए कि बच्चे चले जाएं इतने बड़े शहर से और आज तक पता ही ना पता चले। मतलब सोचेंगे क्या क्या दिमाग में आपकी चीज़ें आ रही होंगी कि उनके साथ क्या हो रहा होगा अगर तो वो अभी तक जिंदा हैं। ये भी एक बात है। अच्छा, जनवरी में बाय द वे कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सामने आया और मरकजी मुलजिम अरमगान ने अपने दोस्त मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी में जिंदा जला दिया था और इस संगीन वाक़े ने पूरे ऑब्वियसली माशरे को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने इब्तिदा में काफ़ी फुर्तियाँ जो हैं वो दिखाई और बज़ाहिर ये एक बड़ा ओपन एंड शट केस था, मगर लगता है कि ये भी तफ्तीशी निज़ाम की रवायती खामियों और कमज़ोरियों की नज़र होता जा रहा है। तफ्तीश के दौरान मरकज़ी मुलजिम अरमगान के बारे में कई इंकशाफात हुए और मुलजिम के ख़िलाफ़ पहले भी कई मुकदमात कायम थे। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तक गया, जिसमें कायमा कमेटी ने फ़ैसला किया था कि तफ्तीशी अमल जल्द मुकम्मल करके अवाम को नताइज से आगाह किया जाए, मगर अभी तक वो भी नहीं हुआ। अभी केस किस मरहले में पता नहीं। प्रोसिक्यूशन सिंध ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस की तफ्तीश पर रिजर्वेशंस भी जाहिर किए थे। महकमा प्रोसिक्यूशन की जानिब से IG सिंध पुलिस को बाकायदा ख़त लिखकर कहा गया था कि केस ख़राब करने पर तफ्तीशी टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली आराई ने तस्लीम किया कि अरमगान के खिलाफ दूसरे मुकदमात की वजह से असल मुकदमे से तवज्जो हट गई थी। जो कि हम जब भी हमने इस केस की बात की है, हमने हमेशा ये बात की है कि वो प्राइमरी केस जो कत्ल का है और भी 1000 चीजें निकल आई, लेकिन उसको प्राइमरी इज मर्डर ऑब्वियसली, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसके अहम मरकजी केस पर फोकस किया जा रहा है। ज़ाहिर है ये जो केसेस हैं इनका रेजोल्यूशन बड़ा ज़रूरी होता है, तभी निज़ाम इंसाफ से तवक्को लोगों की रहती है। काशिफ मुश्ताक है हमारे साथ। काशिफ, बारी बारी केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनके अगवा और कत्ल का वाक़या, कुछ नहीं पता लग सका, कोई पेशरफ नहीं हो सकी और उसमें तो कुछ अरेस्ट, काशिफ कुछ अरेस्ट भी हुए थे, कुछ डीएनएस भी लिए गए थे। बिल्कुल, देखें ये सारम की जो लाश है जिन फ्लैटों के टैंक से मिली थी, वहाँ की जो यूनियन है उनके कुछ लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया था। फिर उनके DNA टेस्ट किए गए थे और DNA टेस्ट मैच नहीं हुए थे, जबकि जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें जो अस्पताल का अमला है उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि इसके साथ ज़्यादती के बाद इसे जो है वो कत्ल किया गया है। लेकिन जो DIG वेस्ट हैं या फिर पुलिस की तफ्तीशी टीम है, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ लूप होल्स हैं और इस हवाले से बाकायदा वो भी तफ्तीश कर रहे हैं और उनकी तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि ये हादसाती मौत लगती है, लेकिन अब तक कुछ भी वाजे नहीं हो सका है। कुछ रोज़ कबल भी जो है वो जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उनकी सरबराही में जो है वो इसकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए और ये देखा गया कि आया ये जो सारिम है इसकी लाश जो मिली थी ये एक कत्ल है या फिर हादसाती मौत है। जो अस्पताल इंतजामिया है वो अब तक इस चीज़ पर बजिद हैं कि ये जो मामला है ये कत्ल का लगता है। सारिम जिस दिन अगवा हुआ उसके बाद 7 से 8 रोज़ बाद उसकी जब लाश मिली तो लाश काफ़ी ज़्यादा फूली हुई थी, जिसकी वजह से जो DNA है या दीगर चीज़ें हैं उनको मैच करने में मुश्किलात का सामना रहा। ये अस्पताल इंतजामिया के मौके पे जबकि DIG वेस्ट इरफान बलोच, ये बहुत ऑपोजिट बातें हैं कि या तो हादसाती मौत हुई थी या फिर ज्यादती हुई थी और फिर कत्ल हुआ था। ये इतनी ऑपोजिट चीज़ें हैं और आधे लोग कह रहे हैं कि ये हुआ था, आधे कह रहे हैं नहीं है। मतलब रिपोर्ट्स अगर फॉरेंसिक और इस किस्म की मेडिकल रिपोर्ट्स को बड़ा कंक्लूसिव होना चाहिए, इसीलिए तो वो रिपोर्ट्स होती हैं। क्योंकि ठीक है हादसा भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ ज्यादती और कत्ल की ज्यादती अगर हुई है तो फिर उसमें कुछ और लेवल हो जाती है, एक और लेवल ऑफ क्राइम है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। DIG वेस्ट की जानिब से जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उससे दोबारा से ये भी कहा गया था कि इसकी छानबीन प्रॉपर तरीके से की जाए, लेकिन देखिए 4 महीने गुजर चुके, अब तक कोई वाजे चीज़ सामने नहीं आई है। जो चंद रोज़ कबल भी मीटिंग हुई उसमें भी कोई वाजे हिकमत अमली जो है वो हमारे सामने नज़र नहीं आई। जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है वो भी अब तक जो है वो मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं हो सकी है। पुलिस की तफ्तीशी टीम ये बताती है कि जाए वक़्वा की चूँकि CCTV फुटेज सामने नहीं आई, कुछ इस तरह की चीज़ें
चीज़ें सामने नहीं आई, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से नहीं कहा जा सकता कि सारिम को बाकायदा अगवा किया गया और उसके बाद हादसा है। अच्छा, वो जो 2 बच्चे हैं वो तो जाहिर है नहीं घर पहुंचे अभी तक, वो तो कोई हादसे का शिकार नहीं हुए, वो तो गायब ही हुए हैं, उनका पता नहीं लग सका। और कोई कट ऑफ टाइम भी होता है, अब इतने महीने उस बात को भी हो गए हैं, तो अब कोई ढूंढ रहा है उनको, कोई नहीं ढूंढ रहा, या रिश्तेदार, दोस्त, एट टाइम्स बहुत सारे वाकयात में यही लोग मुलव्विस होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे वाकयात में टाइम गुजर जाए तो वो कोल्ड केस बन जाता है, फिर उसकी कोई तहकीकात भी नहीं होती उस तरह। देखिए, ये केस भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसमें पुलिस की जानिब से भी गफलत बरती गई। वो इस तरह से कि जब ये दोनों बच्चे गार्डन के इलाके से लापता हुए, उसके बाद से पुलिस की जानिब से एक अच्छी हिकमत अमली रखी गई, तफ्तीश के लिए दायरा-कार को बढ़ाया गया और ये भी कहा गया कि चूँकि एक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई और सीसीटीवी फुटेज में एक मोटरसाइकिल सवार को 2 बच्चे साथ ले जाते हुए देखा जा सकता है, पुलिस की तफ्तीशी टीम उस मोटरसाइकिल के जो है वो रूट प्लान में लग गई और उसके बाद ये पता चला कि ये वो सीसीटीवी नहीं है। तो उसके बाद जब दोबारा सीसीटीवी फुटेज के लिए मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं या फिर दीगर चीज़ें हैं उनसे रब्ता किया गया, तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज जो है वो डीवीआर से डिलीट हो चुकी थी। इसकी वजह से तफ्तीशी टीम को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन रिवायती तौर पर ये फिर दोबारा वही किया गया कि अगवा का केस बनाया गया और बनाने के बाद इस केस को जो थाने की इन्वेस्टिगेशन टीम है उससे जो है वो दोबारा से इसको एवीसीसी ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब एवीसीसी जो है वो इसको तफ्तीश कर रही है, लेकिन कोई तफ्तीश की चीज़ सामने नहीं आ रही है। इसको भी जो है वो कई माह गुजर चुके हैं और दोनों बच्चों का कोई एक सिंगल सुराग भी जो है वो नहीं मिल सका है, ना ही कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, ना ही कोई इनका रूट प्लान सामने आया है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है मुतादिद ऑपरेशन किए गए हैं, जो गार्डन के एतराफ़ के इलाके हैं उनके जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो भी किया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि डीआईजी साउथ की जानिब से कि जो गार्डन से मुतसिल इलाका है लियारी, ये बच्चे उस तरफ लेकर जाए गए हैं और उसके बाद से अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। कोई काशिफ ऐसे केसेस में एहतजाज भी किया गया जी, काशिफ सारिम के केस में तो चले सारिम की बॉडी मिल गई थी, ये बच्चे जो बिल्कुल लापता हैं और कोई सुराग नहीं है, इस पे कोई रिवॉर्ड डाला जा सकता है कि अगर इनको किसी ने देखा है, किसी को खबर है, स्पॉट हुए हो तो कोई रिवॉर्ड दे दिया जाए, इस तरह भी चीज़ें चलती हैं? देखिए, इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से यकीनी तौर पर यह कोशिश की गई, ना सिर्फ कराची बल्कि जो दीगर सूबे हैं वहाँ जो मज़ारात हैं उन पर जो है वो बाकायदा पोस्टर लगाए गए तलाश के लिए भी, और जो तफ्तीशी टीमें हैं वो वहाँ रवाना भी की गई, मुख्तलिफ मज़ारात भी चेक किया गया और इनके लिए जो है वो ये भी कहा गया इलाकाई जो SHO थे उस वक्त के उनकी जानिब से कि एक इनाम भी मुख्तस किया गया है, लेकिन कोई एक चीज़ भी अब तक सामने नहीं आई और ना ही तफ्तीश में कोई पेशरफ्त हो सकी है। अब इसकी तफ्तीश जो है वो AVCC को ट्रांसफ़र की गई है चंद रोज़ कबल ही, लेकिन AVCC की जानिब से भी कोई रिजल्ट अब तक सामने नहीं आया। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि DVR डिलीट हो चुका है और टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है, तो इस हवाले से अब तक कोई चीज़ आमिर कत्ल केस कहाँ पहुँचा? काशिफ, वक्त कम है हमारे पास। वो जो मरकजी केस है कत्ल का, जिसमें वो एडमिट भी कर चुका है, पूरा तरीक़ेकार भी पता है कि क्या किस तरह हुआ, एटलीस्ट उस केस को तो आगे बढ़ना चाहिए, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। अब्दुल्ला हुमा, देखिए हम डे 1 से वाकई यही बात कर रहे हैं कि इस केस को सबसे पहले कत्ल के हवाले से जो है वो तफ्तीश करनी चाहिए। ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं, जो मुस्तफ़ा की वालदा हैं वो खुद भी यही कह रही हैं कि इस केस को जो है वो सबसे पहले कत्ल के हवाले से देखना चाहिए। ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश होती जा रही है। अब ना सिर्फ ये कत्ल की तफ्तीश हो रही है बल्कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है इस हवाले से, या फिर जो गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें जो अरमुगान है उसके पास से इलीगल वेपन मिला है और तमाम तर चीज़ें हैं, तो इसकी अलग अलग यूनिट्स अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और किसी एक इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। जो तफ्तीशी टीमें हैं या फिर जो कायमा कमेटी की ज़िले कमेटी है उसको भी जो तमाम तर ब्रीफिंग IG सिंध की जानिब से, DIG CIA की जानिब से या दीगर आला अफसरान की जानिब से दी गई, वो कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन सामने नहीं आई। उसकी जानिब से भी ये चीज़ें रखी गई और कुछ पॉइंट्स दिए गए कि जो तफ्तीशी अफसर है वो इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे।
तफ्तीशी अफसर इसको मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुकम्मल तौर पर चीज़ें सामने नहीं आई हैं। ना सिर्फ मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से तफ्तीश होनी चाहिए, बल्कि दीगर चीज़ों पर भी तफ्तीश हो रही है। और इसमें जो एक और मुलजिम साहिर हसन को गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से भी मंशियात के हवाले से दीगर लोगों के नाम सामने आए हैं उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में, तो उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, लेकिन उनके हवाले से भी अब तक कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक यू। ये हम आपसे है हमारा कि हम डेफिनेटली ऐसे जो केसेस होते हैं उनके फॉलो अप फ्रॉम टाइम टू टाइम लेंगे। So this was a follow up. So this was a follow up and you saw the follow up कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और एक्चुअली बात लगता नहीं है कि आगे बढ़ी है। ये सुनिए, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी देखी जा रही है। हुकूमत ने अपने अगर वादे पर अमल किया तो महंगी बिजली से परेशान पाकिस्तान की आवाम को कीमतों में रिलीफ सर्टनली मिल सकता है और हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। More on that later, उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी आपको एक और भी बात बतानी है, और बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजाफी टैरिफ के नफाज के बाद आपको पता है ये ऐलान किया है कि इसको 90 दिन के लिए रोक दिया जाए। कितना मतलब दुनिया लिटरली ऐसे करके ना शेक करके उन्होंने कहा अच्छा वेट करो 90 डेज के लिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, कि कहा है मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया है, और 90 दिन का वक्फा उन ममालिक के लिए है जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया। आपको पता है ना, वरना चाइना ने तो जवाबी भी, बल्कि चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर बढ़ाकर 125% कर दिया। ये तो पूरी एक गेम है, इन्होंने बढ़ाया उन्होंने बढ़ाया फिर इन्होंने मजीद बढ़ाया। कल तक हमने आपको बताया था ना 104% था, अब वो 125 हो। मुझे लग रहा है अब चीन दोबारा बढ़ाएगा तो ये 150, 200, 500 तक ना पहुंचे मामला। पता नहीं क्या गेम शुरू हुई है, और चीन के साथ भी डील हो सकती है, बेसिकली उनका ये कहना है। और सबसे मुनसफाना डील ही उन्होंने ये भी कहा, बोला कि माजी में लोगों ने हमसे फ़ायदा उठाया है और अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनका ये कहना था। अच्छा जी, स्टॉक एक्सचेंजेस आपने देख ही लिया गुज़श्ता चंद दिनों से क्या सूरत हाल थी दुनिया भर की मंडियों की, मार्केट्स की, लेकिन आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खबर ये आ रही है कि मुस्बत आगाज़ हुआ है ट्रेडिंग का। 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में मोहम्मद सुहेल है माशी तज्ज़ियाकार, उनसे मालूम करते हैं, उनसे बात करते हैं ये सारी सूरत हाल। ट्रम्प ने जो वो कुछ देर के लिए स्टे किया है। सुहेल साहब, ज़ाहिर है हम आपसे मुसलसल राब्ते में हैं, बताइएगा इसका क्या असर पड़ेगा उन ममालिक के अलावा जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया, बाकी सबको कह दिया कि ज़रा रुक जाओ 90 दिन के लिए ज़रा हम सोचते हैं। सो क्या ट्रम्प को भी इदराक हो रहा है कि हाँ इस तरह से निज़ाम नहीं आगे बढ़ सकता, या जो उन्होंने फैसला कर लिया है अब उसी पे मामलात सेटल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनसर्टेनिटी कुछ हद तक तो दूर हुई है कि 3 महीने के लिए ये मौखर हो गया है, मगर जिस किस्म से फैसला साजी हो रही है दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क में, और जहां जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रही हैं, ये एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि जो छोटी मार्केट्स होती हैं वो 3-4% ऊपर नीचे हो जाती हैं, मगर हमने कल देखा अमेरिका मार्केट 2% माइनस फिर 12% प्लस हुई। ये सदियों के बाद या काफ़ी दिहाइयों के बाद ऐसा देखने में आया होगा। तो फिलहाल तो ये सिचुएशन इज़ बैक टू नॉर्मल। जो पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम जैसे ममालिक हैं उनके लिए तो सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो गई है। इनफैक्ट अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये तो पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम जैसे ममालिक के लिए फ़ायदा हो जाएगा कि अगर चाइना पे ड्यूटियाँ ज़्यादा रहती हैं और पाकिस्तान और दूसरों पे ये तो फ़ायदा हो जाएगा। मगर जिस तरह मैंने कहा अभी भी अनसर्टेनिटी बाकी है, मगर मार्केट्स ने जिस तरह अमेरिका के मार्केट्स ने कल रिएक्शन दिया था, आज एशिया के मार्केट्स भी बहुत पॉजिटिव खुली हैं, और उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान मार्केट भी जो 2-3 दिन से प्रेशर में थी आज 2-2.5% प्लस है। तो मार्केट वापस उस सतह पे आ जाएगी जहां से गिरावट का शिकार होना शुरू होगी आज ही के दिन में, या आपको लग रहा है कुछ वक्त लगेगा? कुछ दिन लगेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि रोजाना के नए बयानात आते हैं, रोजाना की नई स्ट्रेटेजी होती है ट्रम्प रजीम की। तो 1,20,000, 1,19,000 मार्केट गई थी, इसके बाद 1,13,000 आ गई थी, आज 1,16,000, 1,16,500 चल रही है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि ग्रेजुअली अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है तो हम पुराने लेवल पे पहुंच जाए, अदरवाइज फिर ये मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अच्छा सुहेल साहब, ये भी बताइएगा कि 90 डेज का जो पॉज लगाया है, इस पॉज को हम किस तरह क्या समझें इसके हवाले से, और इसके बाद क्या होगा? आई थिंक इसके सिग्नल 2 हैं कि वो समझते हैं कि सारे ममालिक जो हैं वो अमेरिका के मोहताज हैं और वो डील करने आ गए हैं, तो मैं 90 दिनों में डील कर लूँगा। दूसरा शायद सिग्नल इनको चाइना को देना था, जो पिछले 25-50 सालों में जो एक मुल्क जिसने अमेरिका की लीडरशिप को
एक थ्रेट किया है, वो तेजी से ऊपर आ रहा है, जिसकी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो चाइना था। तो हो सकता है कि दूसरा शायद उनका इंटेंशन चाइना को सिग्नल देना हो। तो बज़ाहिर तो यही समझ आ रहा है, मगर एक चीज ये भी समझ आ रही है कि बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि अमेरिका की जो बॉन्ड मार्केट में जो उतार चढ़ाव देखा गया है पिछले एक हफ्ते में, वो मुझे नहीं लगता कि काफी सालों में इस तरह का उतार चढ़ाव देखा गया। और यही शायद एक रीजन है कि ट्रंप साहब ने जो कल फैसला लिया है, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर था कि ये मार्केट की जो वॉलेटिलिटी थी उससे लोग बहुत खफा और नाराज हुए थे। सर, ये जो खाम तेल की कीमतें कम हुई हैं, ज़ाहिर है इसका असर क्या आपको नज़र आ रहा है? पाकिस्तानी मईशत को तो सर्टनली ज़रा सहारा मिल जाता है जब ऑयल प्राइसेस नीचे जाती हैं, फिर हुकूमत का वादा यह है कि बिजली की कीमतों में रिलीफ देंगे, अभी गुंजाइश है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो ऑयल का गिरना या कमोडिटीज इंटरनेशनल गिरना पॉजिटिव ही होता है। $75 से $60 हो गया था, मगर कल ये दोबारा से 60 से कोई 64 हो गया है। बट ओवरऑल देखें, पहली अप्रैल से लेकर अब तक इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत नीचे है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 15 अप्रैल को जब कीमतें का तयन किया जाएगा तो कुछ रिलीफ 5 से 10 रुपए का आवाम को मिल जाए। और अगर ये कंटिन्यू रहता है ये ट्रेंड, तो फिर जो क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट्स होती हैं उसमें बिजली के रेट भी गिर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए जो हमारा तज्जिया था कि अगर ये टैरिफ लग भी जाते हैं तो नेट बेनिफिट ही होगा। तो हमें तो ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका वफ्द जाएगा और फिर वहाँ पे नेगोशिएट करेगा, तो क्या पॉइंट्स हैं हमें जो रखने चाहिए सामने? देखिए, बहुत सारे, पाकिस्तान तो छोटा मुल्क है, पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर दे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान यूरोप से मंगाता है वो अमेरिका से मंगा ले, कुछ उनकी बात मान ले, कुछ हम अपनी बात मनवा लें, तो पाकिस्तान के लिए ट्रेड शायद बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता जितना पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है, खास तौर से जो पाकिस्तान के अमेरिका IMF से ताल्लुकात हैं वो ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक कोई मिडिल ऑफ द रोड का निगोशिएट कर ले तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर नहीं होगा। अलबत्ता अगर दुनिया में रिसेशन आता है तो पाकिस्तान का उल्टा फायदा ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है सोहेल साहब कि क्या ये वो वक्त है, क्योंकि बहुत से मुल्क ये भी बात कर रहे हैं, खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं कि शायद कोविड टाइम्स की तरह ये भी एक मौका ही है कि हम ज़रा सेल्फ रिलायंट हो, कि ये वो सिनारियो बनते हुए आप देख रहे हैं, या फिर इस वक्त जो हमारी ट्रेड है अमेरिका के साथ फॉर दैट मैटर वो बड़ी एसेंशियल ट्रेड है? देखें, पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स तो बहुत कम है अमेरिका को, मगर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं। पर जिस तरह मैंने कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, बहुत सारे एशियन ममालिक हैं, उनकी लोकल इकोनॉमी उनकी जान है। चाइना है या कनाडा है या मैक्सिको है, उनकी लोकल इकोनॉमी के साथ साथ उनकी एक्सपोर्ट्स भी उनकी इकोनॉमी की जान है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वुल्नरेबल नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसान ये हो सकता है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो इकोनॉमी बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज हुई है, किसी मुल्क से लड़ाई लेने की या किसी मुल्क को नाराज करने की ज़ाहिर है ना ज़रूरत है ना गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मोहम्मद सोहेल साहब। सो या दैट्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, एंड इफ़ यू कैन फॉलो इट एज वेल। दुनिया भर में इंसानी आज़ा अतिया करने का रुझान बढ़ रहा है और बाज़ इस्लामी मुल्कों में भी आज़ा अतिया किए जा रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब है, बाय द वे, इजिप्ट है, ईरान है और दीगर इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं। और यहाँ हम बादज़ मर्ग आज़ा अतिया करने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों की बात दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि हाँ, आप जिंदा रहते हुए तो किसी को कुछ डोनेट करना चाहें वो तो करते ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इज़ द बादज़ मर्ग वाला हिस्सा। इनफैक्ट बल्कि आपको चलें कुछ फिगर्स भी बता देते हैं कि सऊदी अरब में रवा साल मौत के बाद आज़ा अतिया करने वालों की तादाद जो है वो 5,33,000 से ज़ायद हो चुकी है। मगर ऑब्वियसली हमारे यहाँ कुछ हल्के इसकी मुखालफत करते हैं और इसके लिए मजहब का नाम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मुताबिक इंसानी आज़ा अतिया करना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है। जिंदा अफराद की जानिब से आज़ा अतिया करना शरीयत में हराम नहीं, क्योंकि इस्लाम इंसानी जान की हिफाजत को बहुत अहमियत देता है और ऐसे इक़दाम की इजाज़त देता है जिससे ज़िंदगी बचाई जा सके। जिस अल्लाह ने एक दफ़ा पैदा किया है वो दोबारा भी उठाएगा, मतलब उसको आज़ा की क्या ज़रूरत है, वैसे ही इंसान ने मिट्टी हो जाना है, ढेर हो जाना है। बेशक। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी के मुताबिक इंसानी जान बचाने के लिए गुर्दे, जिगर, खून का अतिया देना
शरीयत के मुताबिक जायज़ है, बल्कि मरने के बाद भी आज़ा अतिया किए जा सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इंसानी आज़ा अतिया करने का रिवाज ना होने के मुतरादिफ है। जहाँ दुनिया में लोग अपना पूरा जिस्म साइंसी तहकीक के लिए अतिया कर देते हैं, वही बात कडावर डोनेशन कहा जाता है। कई इस्लामी ममालिक में भी मामूल है ये, लेकिन यहाँ इस मुतालिक आगाही तक नहीं है। यही वजह है कि आँखों के कॉर्निया के लिए मरीज़ श्रीलंका और दिल की पेवदकारी के लिए भारत का रुख करते हैं। अल्लामा रागिब नईमी ने जोर दिया है कि इंसानी अतिया करने के लिए हौसला अफजाई की जाए लोगों की। मिस्र में भी दारुल इफ्ता के सेक्रेटरी और फतवा डॉक्टर अहमद वस्साम के मुताबिक शरीयत मौत के बाद आज़ा अतिया करने की इजाज़त देती है। बिलखुसूस यकीनी मौत की सूरत में उनका कहना है कि आज़ा अतिया करना एक सदका जारिया है। तिब्बी माहिरीन के बाद अब इस्लामी स्कॉलर्स भी आवाम से आज़ा अतिया करने की अपील कर रहे हैं। ये कल्चर पाकिस्तान में चल निकला तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं एक्चुअली पाकिस्तान में एंड में आती हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं और होपफुली हम अब भी समझ जाएंगे। और मदद हमें जी मिल रही है अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी से, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। अल्लामा साहब, आज़ा के एहतियात लोगों की ज़िंदगियाँ बचा भी सकते हैं, हमने पूरी अभी डिटेल दी है, और बदल भी सकते हैं। दुनिया ये बात समझ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में तासुर ये है कि शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बात करते हैं आज़ा की पैबंदकारी के बारे में और इसका शरई पहलू, इस्लामी नज़रियाती कौंसल अपने मुख्तलिफ़ इजलासात में इस मौजू पर बहुत तहक़ीक़ कर चुकी, और जो कौंसल के मुख्तलिफ़ इजलासात का नतीजा मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ। कौंसल की राय में इंसानी अज़ा की पैबंदकारी ख़ास तौर पर किसी ज़िंदा डोनर से उस वक्त शरन जायज़ होगी जब तरीक़ा इलाज यही बाकी रहा हो और डोनर की ज़िंदगी को किसी भी किस्म के ख़तरा लाहिक ना हो। अमूमी तौर पे गुर्दा और जिगर ये दो ऐसे अज़ा है जिनकी पैबंदकारी एक ज़िंदा डोनर से की जा सकती है, ली जा सकती है, और फिर उसके नतीजे में हासिल होने वाला ऑर्गन ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, हार्वेस्ट किया जा सकता है, और शरन इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। और जहाँ तक बात है ऐसे शख्स की जो कि मैयत हो चुका है, मर चुका है, अल्लाह का प्यारा हो चुका है, तो उसके बारे में हम ये देखते हैं कि अगर उसने वसीयत की है और उसके वरसा की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, तो वहाँ पर भी कौंसल की राय ये है कि ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और ऐसे ही ऐसी मैयतें जो लावारिस हैं और जिनका कोई अज़ा अक़रबा में से मौजूद नहीं है, जिनके बारे में इल्म नहीं है कि ये कौन है, रियासत बक़दर ज़रूरत उनके मुख्तलिफ़ अज़ा को पैबंदकारी के लिए इस्तेमाल में ला सकती है। कौंसल ने अपने आखिरी इजलास जो कि 2019 में इस मौजू के ऊपर हुआ और 2021 में भी हुआ, इस मौजू के ऊपर यही राय सामने पेश की। शोबत इजलास हो चुके हैं, आपने कहा। अगर सर आपने क्लियर कर दिया शरीयत में कोई रुकावट नहीं है, तो फिर आज़ा अतिया करने के लिए कोई मुहिम चलनी चाहिए, उलमा कराम को लोगों को इस तरफ राग़िब करना चाहिए, लोगों में आगाही पैदा होनी चाहिए। तो क्या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और मजमूई तौर पर उलमा कराम इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, एक पहलू है शरई तौर पे जायज़ या नाजायज़ होने का। उस पहलू को मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया। जहाँ तक ये पहलू कि इसके बारे में मुहिम चलाई जाए या उसके बारे में लोगों को आगाही दी जाए, ये एक मुआशरती मसला है। और हम ये देखते हैं कि मुआशरे में अभी तक आज़ा की पैबंदकारी के लिए आज़ा के अतिये दिए जाने का अमल मुस्तहसन नहीं समझा जाता है, और लोग आमतुन्नास इस बारे में हिचकिचाहट का शिकार हैं। लेकिन इस की अहमियत को वही लोग जानते हैं जो कि इस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हुए और बाद में उन्हें किसी की तरफ से आज़ा का अतिया हुआ जो उनके जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया,
और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी, इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ सूबे कानून साजी कर चुके हैं और आज़ा की पैबंदकारी के हवाले से बाकायदा एक्ट मौजूद है जिसमें इस बात की तरफ ज़ोर दिया गया है कि आज़ा की पैबंदकारी सिर्फ़ उन्हीं रिश्तेदारों के ज़रिए हो जो कि बहुत करीबी हैं, जो पहले, दूसरे और तीसरे लेयर के अंदर आते हैं। और अगर वहाँ पर भी ये बात मुमकिन ना हो पाए तो फिर स्वैप किया जा सकता है, और स्वैप करने की सूरत में भी हरज कोई नहीं है। और कानून में इस अमर की तरफ इशारा किया गया है कि किसी भी तौर पर आज़ा की पैबंदकारी को पैसों के हसूल का ज़रिया नहीं बनाया जाएगा, ना ही आज़ा फ़रोख्त किए जाएंगे, ना ही आज़ा ख़रीदे जाएंगे, बल्कि ये सारा का सारा अतिये की बुनियाद के ऊपर प्रोसेस मुकम्मल होगा। इसीलिए जो ऑब्वियसली डोनेशन वाली बात भी हो रही है, हम ऑब्वियसली आज़ा के अतिये की बात तो कर ही रहे हैं, साथ एक और बात भी कर लेते हैं अलामा साहब। पोलियो वाला मामला भी हमने देखा है और बेशुमार ऐसी इश्यूज हैं जहां मजहब का नाम इस्तेमाल करके कन्फ्यूजन पैदा की जाती है, और लिटरल टर्म्स में कन्फ्यूजन ही होती है कि आधे लोग चूंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने इसमें पढ़ना नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ भी कोई कानून साजी, कोई कार्रवाई, क्या ख्याल है, होनी नहीं चाहिए? देखिए, जो शरई मामलात जिनमें कुरान और हदीस में कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं है, वहाँ पर अमूमी तौर पे इख्तलाफ राय उलमा के दरमियान सामने आता है, और इसीलिए उलमा की इस इख्तलाफ राय के अमल को उम्मत के लिए बाइस रहमत भी करार दिया गया, और इसी इख्तलाफ राय की बुनियाद के ऊपर सोचों में वुसअत पैदा होती है। हम ये समझते हैं कि इज्तिहाद के इस तरीक़ेकार में इख्तलाफ राय ज़रूर पैदा होगा, क्योंकि किसी भी अमर के जायज़ या नाजायज़ होने की जब बात की जाती है जिसका पहले कोई शरई सबूत नहीं है, वहाँ पे एक अरसा दराज तक ये अबहास चलती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन अबहास में से जो लोगों के लिए नफ़ा आवरी का बाइस होता है उसे इख्तियार किया जाने शुरू हो जाता है। हम ये देखते हैं कि खित्ता अरब के उलमा में ये राय बहुत पहले से डेवलप हो चुकी हैं, और UAE, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में बकसरत ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, हो रहा है, और शरई तौर पे उसके दायरे कार को मुरतब कर दिया गया है। लेकिन बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में, हत्ता कि बांग्लादेश तक, अभी हम इसी तहकीक के मुख्तलिफ़ अदवार में से गुज़र रहे हैं, और जिसमें इस्लामी निज़ाती कौंसल का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जो कि मुख्तलिफ़ कमोबेश 20 से 25 साल के मुख्तलिफ़ इजलासात की रोशनी के अंदर अपने एंड रिज़ल्ट तक पहुँच पाया है, जिसके अंदर इस्लामी निज़ाती कौंसल यही समझती है कि शरन ये अमल नाजायज़ नहीं है। शरन ये अमल नाजायज़ नहीं है, इनफैक्ट इसको इनकरेज करना चाहिए, सदका जारिया का बाइस बन सकता है। ऐसा बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। अब शरीयत के लिहाज से भी अहम है, साइंस के लिहाज से भी अहम है। अब फिर एक और मामला जो अभी रुका हुआ है, वहाँ मौजूद है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में, ज़ेर गौर है, ये माँ के दूध वाले बैंक का मामला है। तो क्या यही अप्रोच उस मामले में भी ली जा सकती है, या भी उस इशू पर आपको और तहकीक की ज़रूरत है? देखिए, जब भी हमने किसी चीज़ के हलाल या हराम होने या उसके जवाज़ की बात करनी है, और उसके जवाज़ के पीछे किसी मेकनिज़म के कायम होने की बात करनी है, तो उसके ऊपर वक्त लगता है। जहाँ तक मदर्स मिल्क की बात है, उसके लिए एक तजवीज़ सबसे पहले यही पेश की गई थी कि इसका नाम बदलना चाहिए, इस पूरे सिस्टम का नाम बदलना चाहिए। ब्लड बैंक की तरह नहीं होना चाहिए, मदर मिल्क बैंक नहीं कहना चाहिए, इसके नाम की तरफ तवज्जो की गई और उसे मदर मिल्क रजिस्ट्री का नाम दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से ऑर्गन रजिस्ट्री होती है, जो डोनर होता है उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाता है, और जो लेने वाला होता है उसका नाम भी रजिस्टर कर लिया जाता है। बाकी रही बात मैकेनिज़्म की और उस पूरे मामलात की, जिसमें ख़ास तौर पर रदाई वालदा के दूध पीने की वजह से, जो कि हदीस मुबारका में वाज़े हुक्म है कि रदात भी उसी तरीके से रिश्तों को हराम कर देती है जिस तरीके से असल माँ बाप का रिश्ता होता है।
क्योंकि रदाई वालदा के जितने बच्चे हैं, बेटे और बेटियां, वो रदाई बहन और भाई बन जाएंगे। उनके जितने बहन भाई हैं वो रदाई खाला और रदाई मामू बन जाएंगे। इसी तरीके से वो जो रिश्ता है वो सिर्फ़ वालदा के साथ रदात का ही कायम नहीं होता है, बल्कि उस वालदा के जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स हैं और जितने भी उनके अज़ा अकरबा हैं वो सारे के सारे उस रदाई बच्चे के अज़ीज़ और अकरबा बन जाते हैं। और ऐसा ना हो कि आगे चल के बदहानी में इन रिश्तों की हुर्मत की पामाली हो। इस वजह से इस मामले के ऊपर इंतहाई एहतियात के साथ काम किया जा रहा है और इसके ऊपर तहकीक मुसलसल जारी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले इजलास में इसके ऊपर वाज़ेह लाइन ले ली जाएगी। ठीक, आपने कहा आने वाले इजलास में इसमें भी वाज़ेह हिदायत सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ एंड द गुड थिंग इस कि इस पर सीरियस डिस्कशंस हो रही हैं और ऑब्वियसली एक हल जो है, एक सोल्यूशन, ताकि आवाम को भी पता चले कि इन मामलों में आगे कैसे बढ़ना है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब की गुफ्तगू का अगर खुलासा आपके सामने पेश करें, उन्होंने कहा कि एक तो ज़ाहिर है आप जब ज़िंदा हैं, हयात हैं, उस दौरान अगर आप अपने किसी अजीज़ को किसी की ज़रूरत के तहत बग़ैर पैसों के लेन देन के अगर आप करना चाहें, कोई भी अपना उज़्व अतिया, चाहे वो किडनी हो, जिगर हो, यही किए जा सकते हैं। डोनेशन का मतलब डोनेशन है, डोनेशन की जा सकती है, तो ये तो बिल्कुल जायज़ है। और साथ ही बाद अज़ मर्ग अगर आपने वसीयत कर दी है और आपके घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है, इनफैक्ट आपने वसीयत कर दी है, तो नेचुरली घर वालों को नहीं एतराज़ होगा क्योंकि आप कह के गए हैं। उसमें भी ये जायज़ है, इसमें कोई गैर शरई बात नहीं है। इनफैक्ट ये आपके लिए सदका जारिया का बायस बन सकती है बात। इनफैक्ट कुछ महीने पहले, पिछले साल की बात है, हमने एक मुलाकात भी करवाई थी एक फैमिली से आपकी, जिनकी एक फैमिली मेंबर पास्ट अवे और उन्होंने मरने से पहले अपने ऑर्गन डोनेशन, पूरी बॉडी जो है वो डोनेशन का वो कह के गई थी एंड फिर फैमिली ने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको ऑनर किया और कितने लोगों का भला, कितने लोगों का फ़ायदा हुआ उससे। मतलब दैट वाज क्वाइट इम्पैक्टफुल। आई रिमेंबर टॉकिंग दैट वे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा। और इससे पहले हम बात कर रहे थे ना आलमी मंडी में तेल की कीमतों के गिरने की, वो कुछ रिवर्स हुआ, कुछ वापस आया, 60 से 63 पे आ गया था कल। हुकूमत अपने वादों पर अमल करती है तो महंगी बिजली से परेशान पाकिस्तानियों को ज़रा रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में कमी की, वाज़ेह कमी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को उम्मीद दिलाई थी कि आने वाले दिनों में बिजली मज़ीद सस्ती हो सकती है। Still waiting. जून 2024, पिछले साल 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में, वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फ़ी यूनिट। ये ऑल कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, तो उसमें आज मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। जून 2024 में सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी, अब तक 48 रुपये 19 पैसे हो चुकी है। यानी जून 2024 से अब तक उसमें 10 रुपये 30 पैसे की कमी लाई जा चुकी है। आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। अब इन मदाद में मेजर अचीवमेंट्स हासिल करनी है और फिर अगले माह में दोबारा हम आपके पास ज़िंदगी रही तो हाज़िर होंगे और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का यहीं पर इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे, जिसके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का चोली दामन का साथ है। इंशाअल्लाह जी, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वहीं पे दोबारा आएँ और ऐलान करें अगर गुंजाइश है तो सर्टनली, क्योंकि अभी भी खत्ते में हम बहुत एक्सपेंसिव हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या बातें हो रही थी। हुकूमत ने बिजली की कीमतें कम करने के लिए पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखने की पॉलिसी इख्तियार की है और इससे पहले आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का फ़ायदा जो था वो आवाम को पेट्रोल सस्ता करके दिया जाता था। आलमी मंडी में
कल खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई है और एक मौके पर खाम तेल $60 बैरल से भी नीचे आ गया, वो वापस आ गया, फिर रात गए मैं जा रही थी ना मैं उधर तो बेसिकली इजाफा हो गया। उसके बाद कीमत जो थी वो मुस्तहकम हो गई और फिर पर यूनिट ब्रेंट 63.83 बैरल पर ट्रेड होता रहा। डॉलर्स माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी के हिसाब से हुकूमत के पास अब भी 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल कम करने की गुंजाइश है। हुकूमत को जहन में रखना चाहिए कि बिजली की कीमतों में 7 रुपए कमी के बावजूद हम खित्ते में बहुत एक्सपेंसिव है व्हेन इट कम्स टू आवर इलेक्ट्रिसिटी। तो लिहाजा अगर अभी और रूम है जो कि है, हमने बता दिया, तो पेट्रोल भी सस्ता बिल्कुल ये ऑप्शन है। हम चाहेंगे कि वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक बिजली मज़ीद ज़रा कम करें और दूसरी सूरत में पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का कोई जवाज़ नहीं है ना फिर, अगर तो बिजली नहीं मजीद सस्ती हो रही। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, आलमी मंडियों में तेल की कीमतें नीचे आईं, मुसलसल नीचे आईं, 4 साल पहले वाली जगह पर तकरीबन आ पहुंची हैं। हुकूमत ने यह फ़ायदा आवाम को ट्रांसफ़र करने के बजाय इन टर्म्स ऑफ तेल की कीमतें बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का फैसला किया है। तो क्या आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही होगा या हम 7 रुपये पे इक्तफा करें और इतनी कमी काफ़ी समझें, या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि बिजली और कम होगी? देखिए जो रिसेंट एक उसमें रिडक्शन आई है तेल की कीमतों में, ये उसके बाद आई है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम जो तकरीबन 60 ममालिक हैं उनके ऊपर जो टैरिफ में इंक्रीज़ किया, उसके रिएक्शन में जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर एक रिएक्शन आया और जिसकी वजह से तेल की कीमतें आई हैं कम हुई हैं। ये आइंदा आने वाले दिनों में इसका जो बेनिफिट ऑफ कोर्स हुकूमत को पास ऑन करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी जो है हुकूमत लगा सकती है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर और हाई ऑक्टेन के ऊपर, वो 70 रुपये फ़ी लीटर है, जिसको ऑलरेडी हुकूमत ने एक्सरसाइज कर लिया है। तो अगर हुकूमत इससे भी ज़्यादा उस पर लेवी लगाना चाह रही है या लगाने का सोच रही है तो उसके लिए फिर कानून में हुकूमत को तरमीम करनी पड़ेगी, जो कि लगता है इस वक्त मुमकिन नहीं है हुकूमत के लिए। एक चीज़, दूसरा जो पहले भी 60 से 70 रुपये फ़ी लीटर इंक्रीज़ किया गया था और जिसके बदले में तकरीबन ₹1.71 बिजली की कीमतों में सिर्फ 3 माह के लिए कमी की गई है। इसकी भी कोई वाइडर इतनी कोई हुकूमत को उसकी अप्रिसिएशन इसलिए नहीं मिली कि जो प्राइस इंक्रीज़ आया वो तमाम सेक्टर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए आया है, जिसमें ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि डीजल है अब एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट के अंदर डीजल यूज़ होता है। तो तमाम लोगों से ये एडिशनल पैसा लेकर बिजली की कीमतों में जो कमी की गई है उसमें मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कमी है उसके लिए। तो ये कोई इतनी अच्छी पॉलिसी हुकूमत की नहीं थी, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो कीमतें कम करना चाह रहे हैं, उनको कोई स्पेस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने 2-3 चीज़ों को इकट्ठा करके, जिसमें पेट्रोलियम लेवी वाला इशू था, फिर जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो इन एनी केस उसमें कमी होनी थी वो वाला, जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट थी जो कि कमी होनी ही होनी थी, उसको जमा करके और थोड़ा सा जो बेनिफिट था IPPs के माहिदों को रीनेगोशिएट करके मिला, उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी है। टेम्प्रेरी अनाउंसमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ने उसका टेम्प्रेरी एक माइलेज तो ले लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत फर्दर इस चीज़ को रिस्क करेगी कि मज़ीद जो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो रही है उसको ये विदहोल्ड करे और वहाँ से जो अपनी कोई टैक्सेस इंक्रीज़ करके बिजली की कीमतों में कमी। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये तो आपने समझा दिया, लेकिन ये कितनी देर तक चल सकता है? क्योंकि बिजली की कीमतें ऑर्गेनिक तौर पर उस वक्त तक कम नहीं होंगी जब तक पावर सेक्टर के जो हमारे मसाइल हैं वो हल ना हो, और ख़ास तौर पे ये सर्कुलर डेट्स जो हैं वो ख़त्म ना हो। तो यहाँ से पैसा उठाकर वहाँ लगा देना, क्या ये पॉलिसी सस्टेनेबल भी आपको लगती है या नहीं? अगर ये चीज़ सस्टेनेबल होती तो प्राइम मिनिस्टर बताते कि मैंने ये परमानेंटली कर दिया, ये सस्टेनेबल है, ये 1 साल के लिए या 6 माह के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट करके वो चले गए। तो बाद में जब तफसीलात सामने हमने खबरों में लिखा कि नहीं ये टेम्परेरी रिलीफ है, सीजनल एडजस्टमेंट है, इसका कोई मेजर लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो असल जो कोर प्रॉब्लम्स हैं सेक्टर के वो आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। आज भी जो लाइन लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है, आज भी चोरी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब तक लाइन लॉसेज हैं, चोरी है, बाकी जो सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो तब तक इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। पावर सेक्टर की जो सब्सिडीज़ हैं वो आपको पता है 1200 से 1300 अरब रुपए सालाना है, जिसमें ज़्यादातर तो जो सब्सिडीज़ है वो कुछ इन्होंने डेट रिलीफ के लिए रखे हुए थे, पैसे डेट रिड्यूस करना था इन्होंने, उस रिटायरमेंट करनी थी उसके लिए कुछ पैसा था। बाकी जो इन्होंने कुछ सब्सिडीज़ उसके अंदर जो कंज्यूमर से ले रहे हैं कुछ हुकूमत दे रही है। तो ये सब्सिडीज़ का मतलब ही यही है कि जो कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, जब तक उसको आप बुनियादी जो एक टैरिफ होता है जो उसकी एनुअल बेस प्राइस होती है उसको उसमें रिडक्शन नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल रिडक्शन हो नहीं सकती। चलिए जी, अच्छा जी, थैंक यू। अब आपको समझ आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ थे।
ब्रेक लें। मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के बिजली की कीमतें भी कुछ कम हो जाए और पेट्रोल की कीमतों में भी कुछ रिलीफ मिल जाए। माशाल्लाह, मतलब कि ख्वाब ही देखने हैं तो हम क्यों ना फिर ऑल आउट ही देखें। उम्मीद तो की जा सकती है, होपफुली हो जाए, यू नेवर नो। अच्छा जी, स्टेडियम जी रेडी हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी आ चुके हैं, ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एक्स बस एक दिन दूर है और शायकीन जो हैं उनसे वो एक दिन भी नहीं गुजर रहा, एटलीस्ट जो इन्वेस्टेड हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। और HPL PSL 10 का पहला मैच कल रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, लोग थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई उस तरह से स्टीम नहीं है। एक तो देखिए, ठीक है वो स्टीम बन जाएगी, वो जज्बा, वो वलवला आ जाएगा एज द टूर्नामेंट स्टार्ट्स, लेकिन जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब क्रिकेट में वैसे ही सच डिसअपॉइंटमेंट कुछ रियलिटीज है जो हमें फेस करनी है। जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है उसकी रिफ्लेक्शन PSL पे आ रही है, लेकिन वी होप कि ये जो काले बादल हैं ये छट जाएं और PSL भरपूर तरीके से कामयाब और हो जाएगा। इट टेक्स अ व्हाइल टू बिल्ड अप। मतलब कभी कभार शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, अभी शायद हमें उस तरह नहीं नजर आ रही, बट हमें ये यकीन है कि सारे इन्वेस्ट हो ही जाते हैं। देखिए माहौल तो हम बना ही देते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। बस एक मैच शुरू होगा तो फिर हम माहौल बना देंगे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, बांग्लादेश के लटन दास भी कराची पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में इंग्लैंड के टॉम कूलर और दीगर लोग पहुंच गए हैं। कीवी क्रिकेटर डेरिल मिचेल ने भी लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लिया है। जो प्लेयर्स हैं वो अपनी टीमों के पास पहुंच चुके हैं और प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सब कुछ हो रहे हैं। दे आर रियली गियर्ड अप। तो बाकी तो फिर अवामी है जो हुसैनी हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान हैं, और अरफा फिरोज है हमारे साथ ही फ्रॉम इस्लामाबाद। अरफा, आपसे पहले इसलिए बात करते हैं बिकॉज हम ज़रा जानना चाहते हैं कि क्या हमें जो लग रहा है कि उस तरह वो फैन फेयर, वो स्टीम, वो एक्साइटमेंट हमें एज सच नज़र नहीं आई, क्योंकि हम तो लिटरली ये 10th एडिशन ऑफ PSL है और हमारा शो भी 10 years ऑलमोस्ट हो रहे हैं इसको। तो हम तो हर साल इवेल्युएट करते हैं। इस साल हमें ज़रा वाकई कम नज़र आ रहा है, क्या वजह है और आपको लग रहा है ऐसा ही है? पाकिस्तान सुपर लीग जब भी शुरू होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक फ्रेश एयर जो है वो आ जाती है, यानी कि एक क्रिकेट फैंस में एक्साइटमेंट जो है वो आ जाती है। लेकिन इस बार 10वां एडिशन है और एक स्पेशल एडिशन है कि पूरी दिहाई जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है उसका तमाशाइयों पर असर पड़ रहा है। और वो चीज़ हमें एक एविडेंट नज़र आ रही है कि जो टिकट्स की सेल होती थी वो उस तरह से नहीं हो रही। जो PSL के जब भी अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आप बात कर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ हाउसफुल मैचेस ना हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, हमेशा जो है वो क्राउड बहुत ही भरपूर तरीके से यहाँ आता था। लेकिन इस बार जो टिकट्स की सेल है वो बिल्कुल उस तरह से हो नहीं रही जिस तरह से माजी में होती थी। और एक ही फैक्टर हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसने बहुत मायूस कर दिया तमाशाइयों को। चैम्पियंस ट्रॉफी में 3 मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल थे, लेकिन 2 जो है उसमें वॉश आउट हो गए थे। अपग्रेड जो है वो स्टेडियम हुआ था, यहाँ कुर्सियाँ जो वो लगाई गई हैं। तो एक तरह से क्रिकेट फैंस ने अभी तक स्टेडियम का वो जो मज़ा है वो अभी तक चखा नहीं है जो अपग्रेडेशन का एक होता है। तो PSL में उन्हें ये मौका मिलेगा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आकर वो PSL का जो है वो मज़ा ले सके। लेकिन टिकट्स को अगर हम देखें तो उस तरह से सेल जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर आपको नजर आ रहा है। और टिकट्स में जो प्राइसेस, जो कीमतें हैं वो भी कोई चेंज नहीं हुई, ये नहीं कि वो बहुत बढ़ गई हो इस साल। अच्छा जी, याया हुसैनी, एक सेकंड अरफा को ये जवाब दे दें ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्राइसेस वही चल रही हैं। अरफा जी बिल्कुल, प्राइसेस जो है वो 650 का जो है वो सबसे कम टिकट है। और अगर इसको आप कंपेयर करें IPL जो इस टाइम हो रही है इंडिया में, तो उससे बहुत ही ये सस्ता टिकट है। तो ये IPL के मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग के जो टिकट्स हैं वो बहुत ही सस्ते हैं। तो टिकट्स प्राइस में कोई इस तरह नहीं है कि इसमें कोई नहीं है, लेकिन जाहिर है हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस तरह से। और इंटरेस्ट ना होने की वजह एक तो टीम की परफॉर्मेंस है, फिर मौसम क्या किरदार अदा करेगा, दिन के मैचेस कहाँ कहाँ होंगे, कराची में तो लिटरली कैसे होंगे अगर दिन में मैच होंगे। तो ये याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याया, ठीक है, ज़रा स्पिरिट्स हमारे डैम्पेंड हैं, ज़रा इंटरेस्ट कम है, लेकिन आपको लगता है कि ज़रा पहला मैच शुरू हो जाए, तकरीब हो जाए, उसके बाद द टूर्नामेंट विल पिक अप एंड वी होप के इट डज पिक अप? जी, जो आखिरी कुछ सतर आपने अपनी गुफ्तगू में शामिल की, मैं इससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। टूर्नामेंट स्टार्ट होने दीजिए, उम्मीद के चिराग जो है वो रोशन होंगे और लोग स्टेडियम पर रुक करेंगे और टूर्नामेंट को बिल्कुल हाइप मिलेगी।
लेकिन देखिए हर बार हमारा यही रोना रहता है, हर बार हम धक्के पे स्टार्ट होते हैं, और एक वजह तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी, लेकिन सारा PSL का इस वक्त जो मोमेंटम नहीं बन पा रहा उसकी पाकिस्तान टीम जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार भी हैं, क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन हम वही गलतियां करते आ रहे हैं। जब तक आप लोकल स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस स्कूल क्रिकेट से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग तक को मैनेज करता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोकल इंतजामिया को ये जिम्मेदारी दे कि जी आपने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से काम करना है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान पिछले 6 महीने से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्शन में है, तो लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिकेट देखी है, इवन पाकिस्तान में भी क्रिकेट हुई है, और अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है इसके साथ ICC खवातीन वुमेन क्वालिफाइड टूर्नामेंट भी चल रहा है, और उसके लिए ये अनाउंसमेंट किया गया है कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लोग जो है वो मुफ्त आकर मैच से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट लोगों को बहुत देखने को मिली है, लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोकल इंतजामिया को ये जिम्मेदारी नहीं देगा, अब पाकिस्तान सुपर लीग में 4 नहीं बढ़ेगा। जिस तरह अभी अरफा बात कर रहे थे इंडियन प्रीमियर लीग की, इंडियन प्रीमियर लीग में जिस ग्राउंड पर मैच होता है उस क्रिकेट एसोसिएशन को हर मैच के 50 लाख रुपए इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि वहां पर आपको जो ग्राउंड भरे हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर जो एक एटमॉस्फेयर है, उसकी बुनियादी वजह लोकल इंतजामिया की जो है उसमें दिलचस्पी है। नहीं मतलब 50 लाख रुपए दिए जाते हैं किस मद में कि लोगों को लाया जाए या उसको नहीं, हर मैच के उनको जो लोकल इंतजामिया ना क्रिकेट एसोसिएशन है, हाँ। उनको मिलते हैं। नहीं तो वो करते क्या है उस 50 लाख से? हम यही जानना चाह रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऐड करना चाहूंगा। जी अरफा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए अगर शौकीन क्रिकेट जो है वो नहीं आ रहे, हमने रिसेंट पास में देखा कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना कराची में उस तरह से तमाशाई जो है वो नहीं आ पाए, लेकिन जो PCB का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ये फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने किस तरह से क्रिकेट फैंस को खींचना है, किस तरह से फ्रेंचाइजीज की भी जिम्मेदारी बनती है, जो है वो फ्रेंचाइजीज की भी जिम्मेदारी बनती है, एंड दोस हु आर प्लानिंग द टूर्नामेंट आई एम श्योर दे हैव डन अ गुड जॉब। एंड देन देयर आर दीस लोकेशंस आल्सो, देयर आर सिटीज जहां हमने देखा है वो कभी भी, जैसे आई एम सॉरी टू से, लेके कराची भी कुछ खास भरता नहीं है स्टेडियम। हाउएवर पिछले साल का एक एक्सपेरिमेंट जब फैसलाबाद स्टेडियम में हुआ, आपको याद ही होगा, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट एज सच आई थिंक चल रहा था, भरा हुआ था, हर मैच में स्टेडियम जो था वो भरा हुआ था। पिंडी में भी लोग आते हैं, हाँ कराची में नहीं आते, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, स्टेडियम की लोकेशन है, ट्रैफिक का चौक होना है, बहुत कुछ है। या आपको लगता है कि इस पर शायद कोई और सिटीज को इंक्लूड करना चाहिए था, थोड़ा सा चेंज अराउंड हो जाता, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, इवन चले अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो, गवादर क्रिकेट स्टेडियम हमारा बड़ा खूबसूरत है, मतलब कुछ चेंज अराउंड करना चाहिए था। देखिए उमा, बात करना बहुत आसान है, लेकिन जो मैकेनिज्म है ना और जो इंटरनेशनल मैच की रिक्वायरमेंट है वो बड़ी डिफरेंट है। आपको उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जिसका आप तस्करा कर रहे थे, उसको बांग्लादेश की होम सीरीज में ऑन बोर्ड लेना चाह रहा है। मैं जो ये बात कर रहा था कि लोकल एसोसिएशन को हर मैच के जो है 50 लाख रुपए इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है, वो इसलिए देता है कि वहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है वो मुतहर्रिक हैं, वहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है वो क्रिकेट में अपना किरदार अदा करती हैं, और वो ऑफ सीजन भी काम करती हैं, और वो लोगों को स्टेडियम लाने के हवाले से काम करती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर नेशनल स्टेडियम कराची में भी आकर काम करेगा, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी काम करेगा, हर आदमी का एक अपना काम है। सारा काम तो कोई भी इंसान खुद नहीं कर सकता ना, ये बात तो तय है। बहुत आसान है कहना, ये अब्दुल्ला बहुत कहना आसान है कि जी आप स्कूल के बच्चों को लाकर बैठा दें, कॉलेज के बच्चों को लाकर बैठा दें। नेशनल स्टेडियम कराची के कुर्बो जवार में एक वुमेन्स कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, वहां से क्यों नहीं आते बच्चे? आप जाएंगे, उनकी इंतजामिया को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको मेक श्योर करेंगे कि आपके बच्चे आएंगे, इस तरह बैठेंगे, एंटरटेनमेंट एज वेल, बट एंटरटेनमेंट का एलिमेंट जब तक नहीं होगा और भरपूर नहीं होगा, कुछ गाना बजाना, स्टॉल, खाना पीना, लटरम पटरम, ये सारी चीजें मैटर, कोई सेलिब्रिटीज, कोई स्टार, कोई डांस परफॉर्मेंस, दीज ऑल थिंग्स मैटर। बात कर रहे थे अरफा के 600 रुपए का टिकट है, आप PSL का एक मैच देखने के लिए जाएं तो आपके जेब में 5 से 10 हजार रुपए होने चाहिए। पानी भी पियेंगे आप वहां पर जाकर, आप पिज्जा भी खाएंगे, जाकर आप बाहर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको अंदर जाने के लिए टिकट दिखाने के साथ साथ जो है खुश भी करेंगे, तो आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। चलिए ये सारी बातें तो हमने कर ली। कौन आएगा, कौन आ गया? इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं, जरा कमिंग बैक टू द टूर्नामेंट। खास तौर पे कल मैच है भाई, मतलब उसकी तो हमने बात ही नहीं की। क्या तैयारी है पिंडी में मैच के लिए? देखिए
पीसीबी ने अपनी तरफ से तो जो शाहराहें हैं जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर है वहाँ एडवर्टीजमेंट और सारा माहौल तो वो एक तरह से बनाया हुआ है, वो तो हमें नज़र आ रहा है। और सारी टीमों के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आ चुके हैं, प्रैक्टिस भी उनकी इस्लामाबाद क्लब में चल रही है, आज भी प्रैक्टिस है उनकी। और उससे पहले जो है वो सारे जो कप्तान हैं 6 टीमों के, उनकी एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो बताएंगे कि क्या उनका आज़म है। उसमें मोहम्मद रिजवान भी होंगे, बाबर आजम भी होंगे, शादाब खान भी होंगे। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं ये गेयर अप तो हैं, इनका फोकस तो हमें नज़र आ रहा है PSL में। और एक तरह से इनके पास जो इंटरनेशनल हमारे खिलाड़ी हैं जो इस टाइम कम बैक की भी उसमें लगे हैं, तो उनके पास एक गोल्डन मौका है दोबारा से तमाशाइयों के और क्रिकेट फैंस के जो है वो दिल जीतने का, कि PSL में वो परफॉर्मेंस दे दें। और बिलीव यू मी, PSL में अगर परफॉर्मेंस ये बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अगर दे दी तो इनके जो अभी कुछ महीने पहले जो इनके क्रिकेटिंग गुनाह थे वो माफ कर देंगे क्रिकेट फैंस, हमारे क्रिकेट फैंस। और उम्मीद भी उनकी यही है, जी बिल्कुल अरफा, उम्मीद भी उनकी यही है क्योंकि हमने अभी न्यूजीलैंड में अपने कप्तान रिजवान को ये कहते हुए भी सुना है कि वो भी एंजॉय करें PSL। या आप बता दीजिए, सारे लोग पहुंच गए हैं जो इंटरनेशनल बड़े नाम जिनके हम मुंतजर थे या अभी कुछ बाद में आएंगे? और कितना जो खास बात है ना पाकिस्तान सुपर लीग की, जो आप गैर मुल्की खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, इस बार पाकिस्तान सुपर लीग बाद में स्टार्ट हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग कम से कम 12 दिन हो गए हैं उसको स्टार्ट हुए। तो इस बार इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग साथ साथ चलेंगे। होता ये था कि कुछ खिलाड़ी जो है माहिदा करते थे पाकिस्तान सुपर लीग से, जिस तरह जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कार्बन बॉश ने माहिदा किया पेशावर ज़ल्मी से, बाद में उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया। और बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग की चमक दमक में वहाँ चले जाते थे। अब एक चीज़ तय है कि जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, जो वहाँ है वो वहीं रहेगा। तो आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और दुनिया मानती है, दुनिया जानती है, चाहे कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, चाहे बिग बैश हो, चाहे इंग्लैंड की 100 लीग हो, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो, जो फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान सुपर लीग से कहीं बेहतर नहीं है। इंडीड। और हम इस दफ़ा भी वही अमली मुजाहिरा इंशाल्लाह देखेंगे और हम यहाँ बैठे इंशाल्लाह ये एक लीग स्टार्ट हो जाए, माहौल बना देने। माहौल तो हम तो वैसे ही इंटरेस्टेड होते हैं और हम माहौल बनाएंगे बिल्कुल। थैंक यू अरफा। सो जी कल है पहला मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर। मैच तो इधर भी पड़ने वाला है। ओके बता दें आपको, नहीं क्या बताना, क्या क्या जैसे हम यहाँ बैठे नहीं है, मौसम तो गर्म है, बहुत गर्म है कराची में तो भाई। पता है हम इससे पहले PSL की बात कर रहे थे, शायद लोगों को गर्मी भी लग रही है। लेकिन आज मरी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, दीर, सवात समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई है एक्सेप्ट आवर्स। वही मैं कहती हूँ, इतनी फहरिस्त है तो कराची भी डाल ही देते, अब्दुल्ला कह देते, हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ गर्म है, मरतूब है मौसम, ह्यूमिडिटी एक्सट्रीम पे पहुंची हुई है जिसकी वजह से फील्स लाइक पता नहीं क्या चल रहा है। सो इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी हॉट। और भी कोई बात करनी थी इन द सेंस, आप बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेहतरी आएगी या वहीं शायद बारिश हो जाए? अगर आपके यहाँ बारिश हो तो प्लीज हमें तस्वीर बना के या वीडियो बना के जरूर भेजिएगा। हमारे लिए दुआ कर लें, हमारे लिए एंजॉय कर लें। कराची इज रियली बर्निंग, इट्स वेरी हॉट एंड वी वांट सम रिलीफ। बारिश तो इधर लगता है कि लिटरली सालों में हुई नहीं, पिछले साल तो ही नहीं है बारिश, तो हम इसी इंतजार में बैठे हैं कि कुछ इधर भी हो जाए। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ऑलराइट, कल PSL है, तैयारी। ओके बाय।